वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अब हम बेसिकली देखेंगे कि लौह तकनीक तथा इसका प्रभाव क्या था उत्तर वैदिक काल में। तो जैसा कि जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें जो अर्थव्यवस्था थी, वो जो लोगों का रहन सहन का जो समाज टिका हुआ था, वो बेसिकली पशुपालक था। ठीक है। अब जो है, जो लोग पशुपालक नहीं रह गए थे, घुमक्कड़ पशुपालक नहीं रह गए थे, बल्कि स्थायी समाज में परिवर्तित हो गए थे। इसका कारण ये था कि अब जो है कृषि पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे लोग, और कृषि और पशुपालक ये दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था उस समय अब चलने लगी थी। तो कृषि में जो है लोहे का प्रयोग होने लगा था, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह हो गया, ठीक है, आरी वगैरह, इनका जो है प्रयोग इस लोहे का प्रयोग इनमें होने लगा था। तो इसलिए कृषि कार्यों में थोड़ा बहुत जो है इन यंत्रों से फैलाव हुआ। हालांकि उत्तर वैदिक काल में कृषि तथा लोहे के प्रयोग को पूर्णतः विकसित नहीं था। मतलब कृषि में अभी लोहे का प्रयोग ही इतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया था। ठीक है। इसकी पुष्टि इस बात से हुई है कि जो बिहार में जो है लोहे जो खान है लोहे की, ठीक है, जहाँ से खनन होता है, तो वहाँ से लोहे के खनन का बड़े स्तर पर कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। थोड़ा बहुत लोहा वहाँ से निकाला गया था, और लोहे के पिघलाने की विधि भी उतनी विकसित नहीं थी। तो इससे हमें पता चलता है कि लोहे का उपयोग उतना ज़्यादा नहीं था, होता था लेकिन। ठीक है। इसके अलावा जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोहे के, जैसे कि नुकीले लोहे के तीर, नुकीले लोहे के भाले, इस तरह की चीज़ें हमें अधिक प्राप्त हुई है। और कुल्हाड़ी, हसिया, ठीक है, कुदाल, ये सब बहुत कम संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं। जो इनके जो अवशेष जो हैं, इनके जो साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई के दौरान कम मिले हैं, ज़्यादातर हथियार मिले हैं। तो इससे भी पता चलता है कि उस समय जो लोग थे वो लोहे का उपयोग ज़्यादातर जो है हथियार, औजार बनाने के लिए करते थे, हथियार बनाने के लिए, बल्कि कृषि में कम ही इसका इस्तेमाल होता था। तो कृषि तकनीक अभी उतनी लोहे की वजह से उतनी प्रभावित नहीं थी। इसके अलावा वैदिक काल में जो हम महाभारत में वर्णित है कि खांडो नाम के जंगल को जला करके इंद्रप्रस्थ नगर को बसाया गया था। और इसको डिटेल में इसमें वर्णित किया गया है महाभारत में कि जो जंगलों को साफ करने के लिए लोहे के नुकीले हथियारों को तथा घोड़े वाले रथों और सैनिकों के कार्यों की मुख्य भूमिका है। तो इससे पता चलता है कि जो लोहे का उपयोग जो है जंगलों को साफ करने के लिए उस समय खूब किया जाता था। ठीक है। तो ये तो बात रही लोहे के से संबंधित उपयोग के बारे में, तकनीकी के बारे में। अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, जैसा कि गंगा यमुना दोआब जो है मध्य घाटी में, ये यहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, उर्वरक है। ठीक है। और मैदान भी जो है काफ़ी समतल और बहुत बड़े एरिया में है। सपाट मैदान जो होते हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, उबड़ खाबड़ होगा। तो इस तरह की गंगा घाटी में और गंगा यमुना दोआब के अंदर जो भूमि हमें अवेलेबल है वो बिल्कुल प्लेन है। ठीक है। मतलब विशाल भी है और एक तरह से समतल भूमि कही जा सकती है। तो यहाँ पे जो कृषि जो था वो काफ़ी सुलभ था। यहाँ पे कृषि का विकास संभव हुआ इस वजह से। तो धीरे धीरे लोग क्या होने लगे, जब कृषि शुरू हुआ, जब लोग कृषि करने लगे, तो ये बहुत मुश्किल होता था कि एक जगह जा कर के आप कृषि करें, फिर वहाँ से जो है कहीं दूर बस्ती में रहते हो। तो इसलिए लोग जहाँ पे कृषि की ज़मीन अवेलेबल थी वहीं के आसपास जो है बसने लगे, और वहाँ पे अब जो है अपना स्थायी घर बनाने लगे। ठीक है। धीरे धीरे लोग जो है जो पहले लोग
पशुओं के साथ घूमा करते थे, इधर उधर पशु चराते थे और फिर जो है पशुओं के ऊपर ही अर्थव्यवस्था उनकी जो है टिकी हुई थी। मेन सोर्स जो है जीवन का वह पशु ही थे, पशुपालन ही था। वह अब कृषि में तब्दील हो गई। हालांकि पशु भी लोग रखते थे, लेकिन मेन जो अर्थव्यवस्था थी अब वो कृषि व्यवसाय पर हो गई थी। अब लोग जो है रुक करके एक जगह गांव देहात बसा करके वहां पर जो है खेती वगैरह किया करते थे। तो सॉरी तो इस तरह से कृषि पर आधारित स्थायी जीवन प्रणाली का भी प्रारंभ हो चुका था। मतलब कि इस तरह से अब लोग कृषि करते थे और एक जगह मकान वगैरह बना करके वहाँ पर स्थायी जीवन यानी कि परमानेंट बस्ती बसा करके वहाँ पर हमेशा के लिए रहने लगे। पहले लोग पशुओं के साथ घूमा करते थे इधर उधर, ठीक है, कबीले के मतलब ग्रुप में, झुंड में, कबीले के रूप में, इस तरह से। इसका जो पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त हुआ, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत से हमें पता चलता है कि जो चावल जो है, ठीक है, इसका प्रयोग कृषि के लिए सब किया जाने लगा। चावल उगाते थे। इसके अलावा जो चित्रित धूसर मृद भांड है और बनास संस्कृति की खुदाई से हमें जले हुए चावल के दाने मिले हैं। और वैदिक साहित्य जो है उसमें भी चावल को व्रीहि, तंदुला तथा शली के नाम जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है चावल के लिए। 3 शब्द है, व्रीहि, तंदुला और शली, ठीक है। और ऐसा भी कुछ साक्ष्यों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से ऐसा अनुमान लगता है कि वहाँ पे दोहरे फसल, 2 फसलों का चक्र वहाँ पे प्रयोग होने लगा था और जौ और चावल की खेती की जाती थी, ठीक है। इस काल में जो है अच्छी पैदावार होती थी, आर्थिक संपन्नता लोगों में ज़्यादा हो गया था, इसलिए लोग जो है राजसूय, इसका जो वर्णन आता है कि लोग राजसूय यज्ञ करवाते थे। यज्ञ में जो है दूध, घी और पशुओं के साथ साथ अनाज भी चढ़ाया जाने लगा था। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, लोग काफ़ी ज़्यादा संपन्न हो गए थे आर्थिक रूप से। इनके पास इतना सामान था एक्स्ट्रा कि वे और लोगों को बांट सके, ठीक है। इसके अलावा अथर्ववेद में 12 टाइप की बलि का वर्णन है, जिसमें जो है भौतिक लाभ की प्राप्ति की जाती थी। मतलब इस तरह की बलि दे करके और ये कामना करना कि हमें जो है और चीज़ें हमें और प्राप्त हो, जैसे और ज़्यादा हमारे पास अन्न के भंडार हो, ठीक है। इस तरह से लोग जो है बलि वगैरह के इसमें जो है वर्णन अथर्ववेद में हुआ है। इसके साथ जो है ब्राह्मणों को गाय, बछड़े, सांड, सोना, पके चावल, छप्पर वाले घर और अच्छी पैदावार देने वाले खेतों को उपहार यानी गिफ्ट में दे देते थे लोग, ठीक है। जो संपन्न परिवार होते थे वो इतनी चीज़ें ब्राह्मणों को दे दिया करते थे उपहार में। तो इससे भी हमें पता चलता है कि उस समय जो है कृषि आधारित स्थायी जीवन का महत्व बढ़ रहा था। मतलब जो ऋषि या ब्राह्मण जो हो गए उनको खेती वगैरह, खेत वगैरह दे दिए, घर वगैरह दे दिए कि जाओ वहाँ पे रहो, ठीक है। इससे ये भी चीज़ पता चलता है कि जो बैल वगैरह जो दिया जाता था उसे खेती जो है कृषि के लिए ये दिखाता है कि कृषि इसमें महत्वपूर्ण था, इसलिए बैलों का जो है लेन देन का प्रचलन उपहार में भी दिया जाता था। इससे ये भी पता चलता है कि लोग जो है संपन्न हो थे वहाँ पे, मतलब इतना संपन्न हो गए थे कि इतनी चीज़ें जो है उपहार में दे दिया जाता था, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है कि पशुपालन जीवन के महत्व में कमी। ऑब्वियसली जब लोग एक जगह रुक करके खेती वगैरह करने लगे तो जो है अब वो उस तरह से पशुओं को जो है एक देश से दूसरे देश, मतलब कि एक जगह से छोड़ करके फिर पशुओं के साथ दूसरी जगह में जा करके रहने लगे। वहाँ पे जो है वहाँ पे अब पशु को केवल चराना है और फिर उनसे जो है उनका लाभ जो है दूध वगैरह निकाल करके उसको जो है उसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है अब रुक गया था, क्योंकि अब लोग खेती करने लगे थे, ज़मीन जो है ज़मीन को जोतने लगे थे, खेत फसल भी उनको देखना है, उसकी जो है प्रॉपर तरीके से देखभाल करनी है। तो एक जगह रुक करके लोग जो है कृषि पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। तो अब इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया था, यानी कृषि पर भी लोग काम करते थे और पशुओं को भी अपना जो है जो पहले से प्रचलन में था उस तरह के जो है व्यवसाय वो पशु से भी करते थे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।